तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसजीपीजीआई के लिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, सीपीआर से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक आपका है, तो पहला जो टॉपिक है कार्डियोपल्मोनरी, ठीक है, रिससिटेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके टॉपिक का नाम है। तो देखिएगा इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है सीपीआर की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति के आकस्मिक कारणों से जैसे कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, पानी में डूब जाना, बिजली का झटका लगना इत्यादि के परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बंद होने या अनियंत्रित होने से जो बेहोशी या मरणासन जैसी अवस्था में पहुंचने पर श्वसन प्रक्रिया व रक्त संचालन को पुनः स्थापित करने की आपातकालीन प्रक्रिया को सीपीआर कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति आकस्मिक कारणों से यानी इमरजेंसी कंडीशन में सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, पानी में डूबना, बिजली का झटका लगना आदि जब हो जाती है तो उससे उसकी धड़कन बंद हो जाती है या अनियंत्रित हो जाती है या बेहोशी या मतलब मरणासन जैसे ही बेहोशी वाली स्थिति आ जाती है, तो उसमें उसको श्वसन प्रक्रिया देते हैं। उसके रक्त संचालन को पुनः स्थापित करने के लिए हम एक आपातकालीन प्रक्रिया प्रदान करते हैं, जैसे हम सीपीआर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सीपीआर में आपको ध्यान रखना है C4 होता है कार्डियक और P4 होता है पल्मोनरी और R4 होता है रसस, ठीक है, रिससिटेशन यानी रिस्टोर। तो टर्मोलॉजी आपको कुछ ध्यान रखनी है सीपीआर की, जैसे कि BLS कहा जाता है, तो BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। ACLS को कहा जाता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। AHA को कहा जाता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और AED को कहा जाता है आपको ध्यान रखना है ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड आपको ध्यान रखना है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। OHCA को कहा जाता है आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जो पता होनी चाहिए बेसिक मेडिकल की यानी सीपीआर की। इसी तरह से देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है और आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि AED आपने देख लिया, इसी के साथ साथ आपको OHCA देख लिया आपने। हार्ट अटैक की अगर बात करें तो प्रॉब्लम इन सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने के कारण यानी हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट फेलियर कहा जाता है प्रॉब्लम इन पंपिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हृदय की पंपिंग प्रणाली में समस्या उत्पन्न होती है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है सीसेशन ऑफ हार्ट बीट यानी हृदय गति का रुक जाना। कार्डियक अरेस्ट के लक्षण आपको क्या ध्यान रखना, अनकॉन्शियस हो जाएगा व्यक्ति, अनकॉन्शियस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी अचेत हो जाएगा, या नो पल्स नब्ज नहीं मिलेगी, या नो ब्रीथिंग यानी सांस का रुकना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी कंडीशन हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो सकती है, यानी अचेत या नब्ज नहीं मिलना या सांस का रुकना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉल लगा सकते हैं जो भी हमारे यहाँ का इमरजेंसी नंबर हो, ठीक है, और वहीं स्टार्ट सीपीआर कर सकते हैं और इसके साथ साथ यूज फर्स्ट एड दे सकते हैं उसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। सीपीआर के चरण की अगर बात करें, स्टेप ऑफ सीपीआर, तो क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे। सबसे पहले जो भी सीन सेफ्टी होगी उसको सुरक्षित करें। सबसे पहले घटनास्थल पर ऐसी चीज़ों की जांच करें जो आपको खतरे में डाल सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक, आग या गिरती हुई बिजली। वहीं दूसरी कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि जल्दी से कार्डियक अरेस्ट का पता लगाएं, यानी कोई प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं, उनके कंधे पर थपथपाएं व चिल्लाएं, क्या आप ठीक हैं। चेक पल्स करेंगे, पल्स चेक करेंगे, यानी अगर विक्टिम अडल्ट है तो चेक कैरोटिड पल्स चेक करेंगे उसकी, यूज 2 और 3 फिंगर। अगर विक्टिम चाइल्ड है मतलब 2 या 3 फिंगर से हम उसकी चेक करेंगे कि जो कैरोटिक पल्स है वो चल रही कि नहीं चल रही है। अगर विक्टिम चाइल्ड है तो कैरोटिड या, ठीक है, फेमोरल पल्स चेक करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, कैरोटिड या फेमोरल पल्स चेक करेंगे। अगर विक्टिम इन्फेंट है यानी बच्चा है तो चेक आपको ध्यान रखना है ब्रेशियल पल्स चेक करेंगे, हम उसकी ब्रेकियल पल्स की जाँच करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये मान लो कोई व्यक्ति आपका मतलब, ठीक है, नौजवान है तो हम उसकी पल्स चेक करेंगे, यानी पल्स में कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो अगर कोई बच्चे की कंडीशन में है तो आपको ध्यान रखना है 2 और 3 फिंगर से कैरोटिड पल्स भी चेक कर सकते हैं, इसके साथ ब्रेशियल पल्स भी चेक करते हैं, ठीक है। कोई बच्चा है तो वही हम कर रहे हैं कि ब्रेकियल पल्स चेक कर रहे हैं एक तरह की उसकी, ये आपको ध्यान रखना है।
टाइम ड्यूरेशन कम से कम 5 सेकंड लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं। मतलब CPR जब देंगे तो 5 सेकंड से हर एक 5 सेकंड में, ठीक है, आपको सांस लेना है, और लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चेक रेस्पिरेशन, आपको लुक, लिसन एंड फील, यानी सबसे पहले उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उसको सुनना है कि कोई धड़कन हो रही है कि नहीं हो रही है, और महसूस करना है, ठीक है। तो यानी आपको ध्यान रखना है ब्रीथिंग। लुक का मतलब उसे देखेंगे, और लिसन और फील करेंगे। कॉल फॉर हेल्प बुलाएंगे। इफ़ विक्टिम इज़ अनरिस्पॉन्सिव है तो नो पल्स नो रेस्पिरेशन स्टार्ट CPI। अगर कोई भी पल्स उसमें नहीं क्रिएट हो रही है या ना ही कोई रेस्पिरेशन हो रहा है तो समझ लो उसको CPR देना ही पड़ेगा। वेंटिलेशन में क्या करेंगे, हम ब्रीथिंग देंगे, और परफ्यूजन में हम ब्लड सप्लाई करेंगे। वहीं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन लोगों को CPR को करने के लिए 3 चरण दिए गए हैं, जो भी, ठीक है, अमेरिका के लोग होते हैं। CAB यानी सर्कुलेशन, यानी बोल सकते हैं कंप्रेशन यानी संपीड़न, एयरवे, आपका ध्यान रखना सर्कुलेशन, एयरवे, और ब्रीथिंग, सांस लेना। वहीं आपको ध्यान रखना है संपीड़न में रक्त प्रवाह को बहाल करते हैं कि जो भी उसका खून है वो रुका है कि नहीं रुका है। संपीड़न का मतलब होता है कि आप अपने हाथों का उपयोग करके व्यक्ति की छाती पर एक विशिष्ट तरीके से जोर से और तेज़ी से दबाव डालते हैं, ठीक है। और वहीं संपीड़न में CPR में सबसे महत्वपूर्ण चरण है, CPR संपीड़न करने के लिए इन चरणों का पालन किया जाए। व्यक्ति को किसी ठोस सतह पर पीठ के बल लिटाएं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, और अपने हाथ की निचली हथेली को व्यक्ति के स्टर्नम के स्टर्नम के निचले हिस्से पर रखें। अपने दूसरे हाथ की अपने हाथ के ऊपर रखें, और तथा अंगुलियों को इंटरलॉक कर दें, ठीक है। अगर कोहनी सीधी रखें, और अपनी कोहनी सीधे रखें, यह आपको ध्यान रखना है। अपने कंधों को सीधे अपने हाथों के ऊपर रखें, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर विक्टिम अडल्ट और चाइल्ड है तो छाती पर कम से कम 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर सीधा दबाव डालें, लेकिन 2.4 इंच 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं। अगर विक्टिम इन्फेंट है तो 1.5 इंच तक दबाव डालें। यानी दबाव डालते समय सिर्फ अपनी बाहों का नहीं बल्कि पूरे शरीर का वज़न इस्तेमाल करें, यह आपको ध्यान रखना है। आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाव डालना है। हर बार दबाव डालने के बाद छाती को वापस आने देना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आप CPR में प्रशिक्षित नहीं हैं तो तब तक छाती को दबाना जारी रखें जब तक कि हरकत के संकेत ROSC यानी रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन ना दिखे या आपातकालीन चिकित्सा सहायता ना मिल जाए। लोकेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्रेशन ऑन लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, और अस्थि के निचले आधे हिस्से पर दबाव डालें। सेंटर मान लो, पल्स मान लो, ये रिपीट मान लो, ठीक है। आपने क्या करा, सेंटर पर रखा और उसको पुश किया और फिर रिपीट करा, ठीक है। एक्ट ऑफ सेव ऑफ लाइफ। तो वायु मार्ग की अगर बात करें तो हम पहले चेक करेंगे ओपन एयरवे। तो वायु मार्ग को खोलने की 2 विधियाँ होती हैं, या तो एक तो हेड यानी टिल्ट के द्वारा, यानी चिन यानी लिफ्ट के द्वारा अपनी हथेली व्यक्ति के माथे पर रखें, और आपको ध्यान रखना है धीरे से सिर को पीछे झुकाएं, ठीक है, और धीरे से सिर को पीछे झुकाएं। दूसरे हाथ से वायुमार्ग खोलने के लिए ठोड़ी को धीरे से आगे की ओर उठाएं। दूसरे हाथ से आपको ध्यान रखना है वायुमार्ग खोलने के लिए ठोड़ी को धीरे से आगे की ओर उठाएं। और अगर विक्टिम को सड़क दुर्घटना या गिरने की शिकायत है तो वायुमार्ग को खोलने के लिए जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का मतलब इस विधि का इस्तेमाल पीठ के बल लेटे हुए मरीज पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह निचले जबड़े के पिछले हिस्से को शारीरिक रूप से ऊपर की ओर धकेलने के लिए तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को रखकर किया जाता है, जबकि उनके अंगूठे मुंह खोलने के लिए ठोड़ी पर नीचे की ओर दबाव डालते हैं। जब जबड़ा आगे की ओर विस्थापित होता है तो यह जीभ को आगे की ओर खींचता है और इसे श्वासनली के प्रवेश द्वार को बाधित करने से रोकता है। श्वास की अगर बात करें तो व्यक्ति के लिए श्वास लें, बचाव श्वास मुंह से नाक से सांस लेने के द्वारा हो सकती है। अगर अम्बू यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट है तो उसे भी सांस दी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे एम्बू कहा जाता है। ये जो शेप बनी हुई है किसकी शेप है, आपको ध्यान रखना है, एम्बू की शेप है, ठीक है। ये जो शेप है इकाई की शेप है, एम्बू की शेप है, ये आपको ध्यान रखना। सिर झुकाने, ठोड़ी उठाने की क्रिया का उपयोग करके वायुमार्ग खोलने के बाद इन चरणों का प्रयोग करें, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे नहीं करना है, पता चला उसका बायोमार बताते हैं, आप उसे पहले से एम्बू से सहायता से उसको सांस देने की कोशिश करें। मुंह से सांस लेने के लिए नाक के छिद्रों को बंद कर लें और अपने मुंह से व्यक्ति के मुंह को ढक लें जिससे मुंह बंद हो जाए। दो बचाव सांसें देने के लिए तैयार रहें। पहली बचाव सांस दें 1 सेकंड तक और देखें कि छाती ऊपर उठती है या नहीं। यदि छाती ऊपर उठ जाए तो दूसरी सांस लें। अगर छाती ऊपर नहीं उठती है तो सिर झुकाने और ठोड़ी उठाने की प्रक्रिया को दोहराएं। फिर दूसरी सांस लें। 30 बार छाती को दबाने के बाद 2 बार बचाव सांस लेना एक चक्र माना जाता है। रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए छाती को दबाना जारी रखें। यहाँ CPR के बारे में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है। आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। CPR का पूरा नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको बताया था। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि CPR किस स्थिति में किया जाता है, केवल सांस का रुकने में या केवल हृदय का रुकने में, जब व्यक्ति बेहोश हो या नब्ज व श्वसन रुक जाए। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति बेहोश होता है, नब्ज या श्वसन उसका रुक जाता है, तब हम ऐसी कंडीशन में उसे CPR देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है, जो आपको प्रश्न नंबर 3 में क्या ध्यान रखना है, BLS का क्या मतलब है। BLS का मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी इसमें इसमें बेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। CPR का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो व्यक्ति की सांस मतलब एक तरह का इमरजेंसी स्थिति में व्यक्ति को, ठीक है, एक तरह का मतलब उसको जीवित रखना, व्यक्ति को फिर से जीवित करना, नहीं श्वसन और रक्त प्रवाह को पुनर्स्थापित करना। हाँ, ये मकसद हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वसन और रक्त प्रवाह को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का संक्षिप्त रूप क्या है, ये आपको बताना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का संक्षिप्त रूप क्या है, ये आपसे पूछा। तो AHA आपको ध्यान रखना है। AED का क्या मतलब है, AED का मतलब आपने अभी देखा था। तो AED का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल, ठीक है, डिफाइब्रिलेटर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है जो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, यानी आपको ध्यान रखना है कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति की हृदय की गति रुक जाती, रक्त प्रवाह का रुक जाना या श्वास का रुक जाना या शरीर का तापमान, तो हृदय की गति रुक जाना, उसको कार्डियक अटैक कहते हैं। CPR के दौरान संपीड़न का क्या उद्देश्य है। CPR के दौरान जब हम संपीड़न करते हैं यानी दबाव करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो CPR के दौरान श्वसन को बढ़ाता है, रक्त प्रवाह को बनाए रखता है या शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, दर्द को कम करता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है, ठीक है, आपको रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है, आपको ध्यान रखना है, रक्त प्रवाह को बनाए रखता है CPR, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा, CPR के दौरान संपीड़न यानी कंप्रेशन का क्या उद्देश्य होता है, कंप्रेस क्यों करते हैं उसे, जिससे उसका रक्त प्रवाह जो है बनाया जा सके। CPR के लिए कितनी गहरी छाती पर दबाव डालना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 2 इंच तक। ठीक है, तो इस तरह से इसका बी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की स्थिति में 1.5 और बड़े की स्थिति में 2.4 और वहीं बच्चे की स्थिति में 2 इंच तक आपको, ठीक है, CPR देना चाहिए। CPR की शुरुआत करने से पहले क्या जाँचनी चाहिए, शरीर का तापमान बिल्कुल भी नहीं, व्यक्ति का दिल कह सकते श्वसन और नब्ज ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो श्वसन और नब्ज यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है वायु मार्ग खोलने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, तो सिर झुकाना, ठोड़ी उठाना बिल्कुल सही है, दबाव डालना, घुटनों से दबाव डालना, ढांक लगाना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CPR के दौरान कितनी बार दबाव डालना चाहिए, तो आपने पढ़ा थी 120 से लेकर यानी 100 से 120 बार प्रति मिनट आपको दबाव डालना चाहिए CPR के दौरान। ठीक है, तो ये भी बातें आपसे पूछ सकता है। इसी तरह से कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या होते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट के लक्षण हैं बुखार आना, ठंड लगना बिल्कुल भी नहीं, बेहोशी, नब्ज का ना मिलना, सांस का रुकना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर एक नवजात शिशु को CPR देना हो तो किस तरह की पल्स चेक करनी चाहिए, कैरोटिड बिल्कुल भी नहीं, ब्रीचियस, फेमरल कर सकते हैं आप, नहीं ब्रीचियस कर सकते हैं, आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ब्रीचियस जो पल्स होती है बच्चे के लिए CPR पहले चेक करी जाती है और बड़ों के लिए कैरोटिड पल्स चेक करी जाती है, आपको ध्यान रखना है।
जब कोई व्यक्ति बेहोश है और नब्ज़ नहीं मिल रही है, सीपीआर शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति बेहोश है तो आपको मुँह से मुँह साँस देना चाहिए, दिल के पास दबाव डालना चाहिए, घबराहट को शांत करना चाहिए और मदद के लिए कॉल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, सांस मिल रही है तो हम मदद के लिए कॉल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है सीपीआर के दौरान कितनी बार बचाव सांस देना चाहिए। तो सीपीआर के दौरान कितनी बार बचाव सांस देना चाहिए? तो एक बार हर 2 संपीड़न के बाद, 2 बार हर 30 संपीड़न के बाद, 1 बार हर 5 संपीड़न के बाद कोई श्वास नहीं देना चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना है 2 बार हर संपीड़न के बाद, ठीक है। मतलब आपने क्या करा, एक संपीड़न दिया, उसके तुरंत ही बाद 2 सांस देती हैं उसे, फिर संपीड़न दिया, ठीक है। 2 बार हर 30 संपीड़न के बाद, यानी 3 संपीड़न दिया और फिर सांस देती, फिर 30 संपीड़न, फिर सांस देती, फिर सांस देती, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हम उसका सीपीआर करेंगे। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, जब किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के बाद सीपीआर दिया जा रहा हो तो वायुमार्ग खोलने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे? सिर को झुकाएंगे और ठोड़ी को उठाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके जॉ थ्रस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, मैनूवर का भी उपयोग कर सकते हैं। पीठ थपथपाते तो नहीं है, लेकिन बी आप इसमें बी ज़्यादा सही रहेगा। चोट के दौरान आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जॉ थ्रस्ट मैनूवर का आप सीपीआर देंगे। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है सीपीआर में कितनी बार संपीड़न देने के बाद श्वास देना चाहिए। तो 30 संपीड़न के बाद आपको ध्यान रखना है कम से कम 2 श्वास देना चाहिए, ठीक है। सीपीआर के दौरान छाती को दबाते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? केवल हाथों का इस्तेमाल करें? नहीं, छाती को पूरी तरह से ना छोड़ें और शरीर का वजन नहीं डालें। शरीर का वजन डालना पड़ेगा, केवल ऊपरी उंगलियों का इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी नहीं। केवल हाथों का इस्तेमाल करें, हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं, ये बात सही है। और छाती को पूरी तरह से ना छोड़ें, ये बात ठीक है। तो इसमें इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर का तो उस पर लगाते ही हैं सीपीआर के लिए, क्योंकि ताकत कहाँ से आएगी भाई साहब। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। पेज नंबर 20। तो पेज नंबर 20 में आपको ध्यान रखना है सीपीआर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। तो सीपीआर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कदम आपको ध्यान रखना है संपीड़न करना। किसी व्यक्ति को जब संपीड़न करते हैं तो वो सीपीआर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, कदम माना जाता है। इसी के दौरान आपका ध्यान रखना जॉ थ्रस्ट, आपको पता है जब जॉ थ्रस्ट मैनूवर, जब किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, यानी एक्सीडेंट की स्थिति में हम, ठीक है, ये थ्रस्ट का उपयोग करते हैं। ये ईडी का क्या अर्थ है? तो आपने पढ़ा था अमेरिकन, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं? हृदय को फिर से धड़कने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना, श्वास को बहाल करना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, रक्त प्रवाह करना। तो यानी हृदय को फिर से धड़कने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना, एईडी का मतलब होता है हृदय को फिर से धड़कने के लिए शॉक देना, ये आपको ध्यान रखना है। सीपीआर देते समय श्वास लेने में समस्या हो रही हो तो क्या करना चाहिए? जब सीपीआर हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो सांस लेने में अगर उसे समस्या हो रही है तो हम क्या करते हैं? सीपीआर बंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। इसे झुकाने, ठोड़ी को उठाने की प्रक्रिया को दोहराएं, बिल्कुल सही। ये प्रक्रिया हम बार बार दोहरा सकते हैं। संपीड़न करते हैं, किसी को बुलाकर मदद भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा सही जो रहेगा पहले तो ये रहेगा कि लेने में समस्या हो रही है तो क्या करना चाहिए? सीपीआर देते समय श्वास लेने में समस्या हो रही है तो हम क्या करें? हमें पता है सांस तो चल रही है इसकी, यानी सांस लेने में समस्या हो रही है, तो यानी बार बार क्या करें? सिर झुकाएं और ठोड़ी को ऊपर की, ठोड़ी उठाने की प्रक्रिया को दोहराएं। सीपीआर के दौरान संपीड़न करते समय शरीर का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता है उंगलियों का तो हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ पूरे शरीर का उसी पर लगाया जाता है, तो हम कह सकते हैं हथेलियाँ एक तरह के। सीपीआर में क्यों वायुमार्ग को खोलने की आवश्यकता होती है? क्योंकि ताकि सांस सुगम तरीके से प्रवाह कर सके, ताकि रक्त प्रवाह में वृद्धि हो सके, नहीं रक्त प्रवाह में वृद्धि हो सके, ताकि व्यक्ति को फिर से श्वास मिल सके, ताकि व्यक्ति को फिर से श्वास मिल सके। ये इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है एक हृदय रोगी में कार्डियक अरेस्ट होने पर क्या कदम उठाने चाहिए? नहीं, दर्द निवारक दवा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, सीपीआर शुरू करना चाहिए, श्वास को नियंत्रित करना चाहिए और शरीर का तापमान, ठीक है, तो सीपीआर शुरू कर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही रहेगा। सीपीआर के दौरान छाती पर दबाव किस दिशा में डाला जाता है? अंदर की ओर, नीचे की ओर कह सकते हैं आप, ठीक है। और सीपीआर देने से पहले सबसे पहले क्या जांचें? सबसे पहले क्या जांचें कि भाई उसकी सांस चल रही नहीं चल रही, कि नब्ज़ चल रही कि नहीं चल रही, व्यक्ति की नब्ज़ और श्वास चेक करते हैं। तो यानी इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक नवजात शिशु में सीपीआर देने के लिए किस
अंगुली से संपीड़न किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है तर्जनी और मध्यमा से, ठीक है। तर्जनी और मध्यमा से किसी बच्चे को सीपीआर देते समय उन उंगलियों का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से सीपीआर के दौरान संपीड़ित करते समय शरीर का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने पढ़ा हथेली। एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए सीपीआर कितनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए, तो लगभग ये आप बोल सकते हैं सीपीआर कम से कम 2 मिनट के भीतर आपको शुरू कर देना चाहिए। और वहीं अगर सीपीआर करते समय व्यक्ति की छाती नहीं उठ रही हो तो क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति की छाती नहीं उठ जाए तो श्वास देना बंद कर दें, नहीं सिर झुकाने और ठोड़ी को उठाने की प्रक्रिया को दोहराते रहें, ठीक है। इस तरह से अब हम बात करेंगे आपके रक्त स्राव की। तो देखिए, अगर रक्त स्राव की कुछ जानकारी होनी चाहिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए रक्त स्राव की। किसी चोट या रोग के कारण ही रुधिर वाहिकाओं की झिल्ली फटने या कटने से रुधिर वाहिकाओं से रक्त का प्रवाह निकलना ब्लीडिंग कहलाता है। यानी मतलब हो सकते हैं रक्त वाहिनियों का फटना जो होता है उनकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। रक्त स्राव के कुछ प्रकार होते हैं। धमनी रक्त स्राव कहलाते हैं। एक आर्ट्रियल ब्लीडिंग होता है। हमारे शरीर से धमनियाँ हृदय से दबाव के साथ चमकदार लाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है रेड ऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाहित करती हैं। यदि कोई धमनी क्षतिग्रस्त होती है तो भारी मात्रा में रक्त, ठीक है, आपको ध्यान रखना रक्त बह सकता है दिल की हर धड़कन के साथ, इससे रक्त बहकर बाहर आता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो भारी मात्रा में रक्त प्रवाह हो सकता है। इसके साथ साथ यदि कोई मुख्य धमनी क्षतिग्रस्त हुई है तो रक्त कई फीट ऊपर तक उछल कर निकल सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। इस मामले में संचरित रक्त की मात्रा तेजी से कम हो सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी अगर कोई मुख्य धमनी क्षतिग्रस्त होती है तो इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है शरीरीय रक्तस्राव की अगर बात करें तो वीनस ब्लीडिंग की बात करें, हमारे शरीर की स्राव में बहने वाला रक्त ऊतकों में ऑक्सीजन छोड़ देने के कारण आपको ध्यान रखना है गहरा लाल, ठीक है, होता है। इनमें रक्त धमनियों की तुलना में कम दबाव से बहता है। शरीरीय रक्तस्राव में तो आपको ध्यान रखना है केस के रक्तस्राव की अगर बात करें, किसी घाव की केशिकाओं यानी कैपिलरीज से रक्तस्राव हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। पहले ये रक्तस्राव तेज हो सकता है परंतु रक्त क्षति सामान्यतः कम होती है। कभी कभी कोई भारी चोट त्वचा के नीचे केशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिससे ऊतकों में रक्तस्राव हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। कैपिलरीज ये आपको ध्यान रखना है, वीनस और आर्टियल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्तस्राव को स्थान के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बाह्य रक्तस्राव की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है बाह्य रक्तस्राव में। यदि रक्तस्राव शरीर के बाहरी भागों से हो रहा है तो इसे बाह्य रक्तस्राव कहते हैं। आंतरिक रक्तस्राव, यदि रक्तस्राव शरीर के खोपड़ी, सीना, पेट के अंदर हो रहा हो तो उसे आंतरिक रक्तस्राव कहते हैं। और हो सकता है कि यह रक्तस्राव तत्काल ध्यान में न आए, बाद में यह रक्त सिर के अंदर रक्तस्राव होने से नाक या कान से निकलकर बाहर आता है। फेफड़ों के अंदर रक्तस्राव होने पर खांसने पर खून आता है। पाचन तंत्र के अंदर रक्तस्राव होने पर खून की उल्टी होती है या मल में रक्त आता है, अथवा मूत्र मार्ग के अंदर रक्तस्राव होने पर पेशाब में रक्त आता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं रक्तस्राव के उपचार की। तो रक्तस्राव के उपचार में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो रक्तस्राव के उपचार में आपको देखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है। तो रक्तस्राव के उपचार में आपको ध्यान रखना है गंभीर रक्तस्राव की पहचान करें। यदि रक्त तेजी से बह रहा है तो धमनी से निकल रहा है या रुक नहीं रहा है तो ये गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। इसके साथ साथ देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इसके साथ साथ 1 मिनट आप क्या कह सकते हैं, यानी इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जैसे कि मान लीजिए आपको ध्यान रखना है और फिर हम क्या कर सकते हैं, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें। गंभीर रक्तस्राव में तत्काल चिकित्सा आवश्यक होती है। एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करें और उन्हें बताएं कि आप एक गंभीर रक्तस्राव के साथ व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। व्यक्ति को शांत रखें। घबराहट रक्तचाप को बढ़ा सकती है और रक्तस्राव को बढ़ा सकती है। व्यक्ति को शांत रखें और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास करें।
व्यक्ति को लेटा दें। व्यक्ति को लेटाने से रक्तचाप कम हो सकता है, वह रक्त स्राव को धीमा कर सकता है। घाव पर दबाव लगाएं। घाव पर साफ कपड़े या बैंडेज से दबाव लगाएं। दबाव को तब तक लगाए रखें जब तक रक्तस्राव रुक ना जाए या जब तक आप चिकित्सा सहायता प्राप्त ना कर सकें। यदि घाव में वस्तु फंसी हो तो उसे ना हटाएं। यदि घाव में वस्तु फंसी हो तो उसे ना हटाएं, इससे अधिक रक्तस्राव हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यदि घाव में वस्तु फंसी हो तो उसके चारों ओर दबाव लगाएं। यदि घाव में वस्तु फंसी हो तो उसके चारों ओर दबाव लगाएं, इससे रक्तस्राव को रोकने में मदद मिल सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। और यदि घाव सिर पर हो तो सिर को ऊंचा रखें। यदि घाव सिर पर हो तो सिर को ऊंचा रखें, इससे रक्त का सिर से बहना कम हो सकता है। यदि घाव से बहुत अधिक रक्त बह रहा हो तो टूर्निकेट लगाएं। यदि घाव से बहुत अधिक रक्त बह रहा हो और दबाव लगाने से रक्तस्राव नहीं रुक रहा हो तो टूर्निकेट लगाएं। टूर्निकेट केवल ऊपरी अंगों या निचले अंगों पर लगाया जा सकता है। टूर्निकेट लगाने के लिए घायल अंग के ऊपर से एक कपड़े या बैंडेज को कस कर बांध सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम आपके टूर्निकेट को तब तक लगाए रखें जब तक रक्तस्राव रुक ना जाए या जब तक आप चिकित्सा सहायता प्राप्त ना कर सकें। वहीं बात करते हैं हम आपको कब चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। यदि रक्तस्राव गंभीर और दबाव लेने से रक्तस्राव नहीं रुक रहा है, यदि घाव गहरा या गंभीर है, यदि घाव में वस्तु फंसी हो, यदि घाव के आसपास की त्वचा सुन्न या नीली हो, यदि घाव से बहुत अधिक रक्त बह रहा है, यदि व्यक्ति को अन्य गंभीर चोटें भी हुई हों। नोज ब्लीडिंग की अगर बात करें, जैसे हम नक्सीर कहते हैं, तो नाक से खून बहने को नक्सीर भी कहा जाता है। नक्सीर के चिकित्सा शब्द आपको ध्यान रखना एपिस्टेटिक्स, आपको ध्यान रखना एपिस्टैक्सिस, आपको ध्यान रखना एपिस्टैक्सिस, ठीक है ये आपको ध्यान रखना। नाक से खून आने का कारण क्या होता है, नाक से खून तब निकलता है जब आपकी नाक के अंदर की छोटी रक्त वाहिकाएँ टूट जाती हैं, ठीक है, और इससे रक्तस्राव होता है। वहीं आपको ध्यान रखना है खून आपकी नाक से बाहर आता है और एक या दो नथुनों से आ सकता है। नक्सीर रोकने के लिए उपचार ये होता है, बैठ जाएं और आगे की ओर झुकें, ठीक है, बैठ जाएं और आगे की ओर झुकें, यह आपको ध्यान रखना है। दोनों नाथुनों नाक के निचले नरम भाग के बाहरी भाग पर दृढ़ दबाव डालें, यह आपको ध्यान रखना है। 10 मिनट तक नाक को दबाते रहें और अपने मुंह से सांस लें और अपने मुंह में गए खून को बाहर थूक दें। और आप अपनी नाक के आसपास या चेहरे के सामने ठंडी पट्टी रख सकते हैं। वहीं 10 मिनट के बाद देखें कि क्या आपकी नाक से अभी भी खून बह रहा है। अगर खून फिर से बहने लगे तो ऊपर बताई गई सलाह को अगले 10 मिनट तक दोहराएं। पट्टियों की अगर बात करें तो आपको पट्टियाँ क्या ध्यान रखनी है। कपड़े की एक पट्टी जो विशेष रूप से घाव को ढकने, इंसर्ट भाग को संक्रमण से बचाने, रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। पट्टियों का उद्देश्य रक्तस्राव को रोकने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, स्प्लिंट को सपोर्ट देने के लिए, यह आपको ध्यान रखना है, इनके उद्देश्य होते हैं। वहीं ध्यान रखना है बैंडेज की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो बैंडेज के प्रकार की अगर बात करें तो गॉजी पट्टी होती है, तो गॉज पट्टी जिसे कहते हैं, गॉड बैंडेज कहते हैं, मोस्ट कॉमन यूज इन हॉस्पिटल। इस बैंडेज का उपयोग वाउंड की लोकेशन के आधार पर अलग अलग साइज़ में किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये गॉज पट्टी कहलाती है। तो अब देखिए बात करते हैं कि किस बैंडेज की कितना इंच होता है और कहाँ पर लगाया जाता है। तो अगर फिंगर में किसी को चोट हो तो आपको ध्यान रखना है गॉज बैंडेज का उपयोग आप 1 इंच बैंडेज का उपयोग करेंगे और 1 इंच पट्टी का उपयोग करेंगे। अगर 4 आर्म में है तो आपको ध्यान रखना है 2 से 2.5 इंच की पट्टी का उपयोग करेंगे। वहीं लोअर लेग में है तो आपको ध्यान रखना है 3 से 3.5 इंच की पट्टी का उपयोग करेंगे। वहीं थाई में है या ट्रंक में है या चेस्ट में है तो आप 4 से 6 इंच की पट्टी का उपयोग करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 से 3.5, 2 से 2.5 और 1 से 1 इंच और 4 से 6, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ लोचदार अगर पट्टी की बात करें तो लोचदार पट्टी में आपको ध्यान रखना है स्ट्रेचेबल कपड़े की एक लंबी पट्टी जिसका उपयोग मजबूत संपीड़न और घायल शरीर के हिस्से को सहारा देने के लिए किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है स्ट्रेचेबल पट्टी का।
अब देखिए इसमें क्या ध्यान रखना, अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ स्ट्रेचेबल क्लॉथ दैट इज़ यूज्ड फॉर फर्म कंप्रेशन एंड सपोर्ट इंजर्ड बॉडी पार्ट। यानी क्रैप पट्टी की अगर बात करें तो बुने हुए सूती कपड़े से बना मामूली मोच और खिंचाव में उपयोग करने के लिए हम क्रैप पट्टी का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्रैप पट्टियाँ कहते हैं, जो सूजन वजन की स्थिति में उपयोग की जाती हैं। और वहीं ध्यान रखना है लोचदार पट्टी हम कभी उपयोग करते हैं। स्ट्रेचेबल कपड़े की एक लंबी पट्टी होती है जिसका उपयोग मजबूत संपीड़न और घायल शरीर के हिस्से को सहारा देने के लिए किया जाता है। ट्यूबलर पट्टी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ट्यूबलर जो पट्टी होती है आपको ध्यान रखना है, ट्यूबलर बैंडेज इलास्टिक बैंडेज हैं जिनका उपयोग खेल गतिविधि के दौरान आपको ध्यान रखना समान संपीड़न प्रदान करने और मोच और खिंचाव से बचाने के लिए किया जाता है। इसका ट्यूबलर पट्टी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्यूबलर पट्टी खेल के दौरान उपयोग करते हैं। पट्टी बांधने के तरीके भी होते हैं, तो तरीके में आपको क्या ध्यान रखना है, गोलाकार पट्टी आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग बहुत छोटे कटे या घाव के लिए किया जाता है। गोलाकार पट्टी का उपयोग ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रक्रिया में पट्टी को एंकरिंग डालने के बाद, गोलाकार का मतलब है गोल गोल बांधना। ठीक है, तो गोलाकार एंकरिंग डालने के बाद 3-4 घेरा यानी सर्कुलर मोड़ दिए जाते हैं, पट्टी को फिसलने से रोकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करते हैं सर्पिल पट्टी की। तो सर्पिल पट्टी मतलब आप देखते हैं इस तरह से जो सर्पिल पट्टी होती है, ठीक है, तो ये जो बना रखी है ये सर्पिल पट्टी कहलाती है। तो सर्पिल पट्टी इसका उपयोग बाँह जैसे शरीर के सर्पिल पट्टी का उपयोग बाँह जैसे शरीर के बेलनाकार हिस्से पर बड़े कट या घाव के लिए किया जाता है। बड़े कट के लिए सर्पिल पट्टी का उपयोग करा जाता है। यह कहाँ पर किया जाता है, बाँह जैसे, ठीक है, शरीर के बेलनाकार हिस्से में। तो जहाँ मोटाई तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, या आपको ध्यान, इस प्रक्रिया में पट्टी को एंकरिंग डालने के बाद सर्पिल मोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम अंत में 2 घेरा मोड़ लेकर प्रक्रिया को पूरा कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आठाकार पट्टी आपको ध्यान रखना है। आठाकार पट्टी का मतलब है इस तरह से, तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज, यह टखने, कोहनी, घुटने, हाथ और पैर जैसे जोड़ों के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में पट्टी को एंकर के बाद फिगर ऑफ 8 आर्म लगाया जाता है। हम अंत में 2 सर्कुलर मोड़ लेकर प्रक्रिया पूरा करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए रिवर्स सर्पिल पट्टी का, तो इसका उपयोग शरीर के बेलनाकार हिस्से पर बड़े कट या घाव के लिए किया जाता है जहां मोटाई तेजी से बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में बैंड को एंकरिंग करने के बाद रिवर्स सर्पिल मोड़ लगाए जाते हैं। हम अंत में 2 सर्कुलर मोड़ लेकर प्रक्रिया को पूरा करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है रिवर्स सर्पिल पट्टी। वहीं बात करें स्पाइका पट्टी की, तो स्पाइका पट्टी इस विधि का उपयोग जोड़ों के लिए किया जाता है जहां एक भाग दूसरे भाग के साथ एक कोण बनाता है, जैसे कि हिप स्पिका, शोल्डर स्पिका, अंगूठे की स्पिका, अंगूठे का स्पिका को लागू करने के लिए हम कलाई से पट्टी शुरू करते हैं, अंगूठे की ओर बढ़ते हैं और कलाई पर वापस आते हैं और तब तक जारी रखें जब तक कि भाग कवर ना हो जाए। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, जैसे कि यह, इसे स्पाइका पट्टी बोलते हैं। इस तरह से जब आप बांधते हैं तो इसे स्पाइका पट्टी कहते हैं। यहाँ से हमने शुरू करी और फिर यहाँ से इस तरह से बांध दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे स्पाइका पट्टी कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है कैपेलाइन बैंडेज। कैपेलाइन बैंडेज इसका उपयोग स्काल्प को ढकने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में हमें 2 रोलर पट्टियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम दोनों पट्टियों की आपको ध्यान रखना टेल्स बांधते हैं, माथे के सामने से शुरू करें। हम बैंडिंग को पूरा करने के लिए 2 प्रकार के घुमाव, ठीक है, बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार के घुमाव बनाते हैं, यानी पहले क्या करा, इस तरह से बांधा और फिर उसे इस तरह से निकाला, अब उसको इस तरह से, ठीक है, और फिर उसको इस तरह से घुमाव करके हम इस तरह से पट्टी बांध सकते हैं। तो टी बैंडेज मतलब आपको ध्यान रखना है, इस तरह से जो बैंडेज होता है उसको टी बैंडेज कहते हैं। एक पट्टी जो अक्षर टी के आकार की होती है, मुख्य रूप से कमर या मूलाधार पर ड्रेसिंग को जगह पर रखने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो टी जो पट्टी होती है, ध्यान आपको क्या क्या बातें रखनी है इसमें, तो आपको ध्यान रखने योग्य बातें आपको ध्यान रखना है। अपने हाथों को साफ रखें और आपको ध्यान रखना है
ठीक है, साफ रखें और लिए दस्ताने पहने। विशेष रूप से घाव से निपटने के दौरान उपयुक्त चौड़ाई और लंबाई के बैंडेज का उपयोग करें, जैसे अंगुलियों और पैर की अंगुलियों के संकीर्ण बैंडेज का उपयोग करें, जबकि धड़ और कंधे के लिए चौड़े बैंडेज का उपयोग करें। पर्याप्त बल के उपयोग के साथ दृढ़ता से बैंडेज करें तुरंत, परंतु ना तो बहुत तंग हो, परिसंचरण में बाधा डालने वाला, और ना ही बहुत ढीला, आसानी से निकलने वाला। हमेशा शरीर के भाग के निचले हिस्से से ऊपर जाएं, अंदर से बाहर की ओर जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। नीले रंग हेतु पैर की अंगुलियों की जांच करके परिसंचरण या रक्त स्त्राव के लिए बैंडेजों पर नज़र रखें, जिसका तात्पर्य रक्त की आपूर्ति में कमी या घटाव है। घाव हड्डीदार उभारों, जोड़ों या कोमल क्षेत्रों पर आरंभ या समाप्त ना करें। लगाते समय बैंडेज को कभी भी 4 इंच से ज़्यादा न खोलें, ये आपको ध्यान रखना है, 4 इंच से ज़्यादा आपको नहीं खोलनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ दाहिने हाथ में बैंडेज को पकड़ें। यदि आपको बाईं ओर बैंडेज करना है, ठीक है, बाईं ओर, और यदि दाहिने तरफ बैंडेज बांधना है तो बाएं हाथ में बैंडेज पकड़ें। ड्रेसिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए कि घाव को पूरी तरह से ढक सके। घाव के बाहर सभी तरफ लगभग 2.5 सेंटीमीटर का सुरक्षा मार्जिन दे दें। अब आपको देखो, इसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि रक्त स्राव किसे कहते हैं, तो रक्त स्राव आपको ध्यान रखना है। रक्त स्राव आपको ध्यान रखना है, रक्त वाहिकाओं से रक्त का बाहर निकलना रक्त स्राव कहलाता है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, धमनी रक्तस्राव के बारे में आप क्या समझते हैं, तो यह गहरा लाल रंग का होता है, बिल्कुल हो सकता है। यह धीमी गति से नहीं, तेज़ गति से बहता है, क्योंकि हार्ट से आ रहा है। यह हृदय के साथ, हर धड़कन के साथ बहता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सिरीय रक्तस्राव किस प्रकार का होता है। जो सिरा का जो रक्तस्राव तो किस प्रकार का होता है, ये तेज़ और चमकदार लाल होता है, नहीं, धीमा और गहरा लाल होता है, ये कह सकते हैं आप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और वहीं आपको ध्यान रखना है, केशकीय रक्तस्राव में क्या विशेषता होती है। केशकीय रक्तस्राव में यह बहुत तेज़ बहता है, नहीं, इसका प्रभाव अधिक होता है, नहीं, रक्तस्राव सामान्यतः कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। बाह्य रक्तस्राव का क्या अर्थ होता है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहरी भागों से रक्त बहने को रक्त का बाह्य स्राव कहते हैं। आंतरिक रक्तस्राव का उदाहरण आपको ध्यान रखना है, खोपड़ी, नाक से रक्त बहना, घाव से रक्त नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, और सिर से अंदर रक्त होना बिल्कुल है, घाव से खून का थक्का रहना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल लगा सकते हैं आप। गंभीर रक्तस्राव में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो गंभीर रक्तस्राव होता है, गंभीर रक्तस्राव में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, तुरंत बर्फ लगाएं, घाव पर दबाव डालना चाहिए, दबाव डालें हम गंभीर रक्तस्राव में। और दूसरी ध्यान रखना है, व्यक्ति को शांति से बैठाना, एम्बुलेंस को कॉल करना। तो सबसे पहले तो हम एम्बुलेंस को कॉल ही करेंगे अगर गंभीर रक्तस्राव हो रहा है तो। व्यक्ति को शांत रखने का क्या उद्देश्य होता है, रक्त दाब को बढ़ाना, नहीं, रक्तस्राव को बढ़ाना, रक्त दाब को कम करना। ऑप्शन सी हो सकता है। यदि घाव में कोई वस्तु फंसी हो तो क्या करना चाहिए, वस्तु को तुरंत हटाना नहीं चाहिए, वस्तु के चारों ओर दबाव डालना चाहिए, बिल्कुल सही। नाक की रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नाक की रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको नाखूनों पर दबाव डालें और मुंह से सांस लें। गौजी पट्टी का मुख्य उपयोग क्या है, गौजी पट्टी का आपको ध्यान रखना है, घाव की सफाई नहीं, घाव को ढकने और रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग की जाती है गौजी पट्टी। लोचदार पट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोचदार जो पट्टियाँ होती हैं इनका उपयोग आपको ध्यान रखना है मजबूत संपीड़न और सहारा देने के लिए किया जाता है लोचदार पट्टियों का उपयोग। क्रैप पट्टी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, मामूली मोच और खिंचाव के लिए। और ट्यूबुलर पट्टी का उपयोग आपको ध्यान रखना मुख्य रूप से क्या कब किया जाता है, रक्तस्राव को रोकना, बिल्कुल भी नहीं। चोट या मोच से बचाव करना, चोटों को सहारा देने और संपीड़न करने के लिए, सी बिल्कुल सही हो सकता है। गोलाकार पट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है, बड़े घाव को ढकने के लिए, छोटे घाव को ढकने के लिए। सर्पिल पट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सर्पिल पट्टी का उपयोग बाहाँ जैसे बेलनाकार हिस्से पर किया जाता है। आठाकार पट्टी का उपयोग किस अंग के लिए किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है टखने, खोनी, घुटने के लिए हम आठाकार पट्टी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी आपको ध्यान रखना है, तो जो आठाकार जो पट्टी है उसके टखने, कोहनी और, ठीक है, आपको ध्यान रखना है टखने, कोहनी
और घुटने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रिवर्स सर्पिल पट्टी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? मोटी हड्डी के घाव, छोटे कट या घाव के लिए, या बेलनाकार अंगों पर बढ़ते हुए घाव के लिए। रिवर्स सर्पिल पट्टी का स्पाइक पट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है? अंगूठे के लिए, हिप, शोल्डर, अंगूठा के लिए। और कैपलाइन बैंडेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाथ, घुटने, स्कैल्प के लिए, सी के लिए कह सकते हैं हम कैपलाइन बैंडेज का उपयोग। टी बैंडेज का उपयोग कमर के लिए करते हैं, कमर या मूलाधार पर ड्रेसिंग को जगह पर रखने के लिए। वहीं आपको ध्यान रखना है, पट्टी बांधने के दौरान ध्यान रखना चाहिए, पट्टी बहुत ढीली होनी चाहिए नहीं, पट्टी बहुत कसकर होनी चाहिए। बांधें बिल्कुल ठीक हो सकता है, पट्टी को अंदर से बाहर की ओर बांधें, अंदर से बाहर की ओर बांधें, ऐसा कर सकते हैं। पट्टी को 4 इंच से ज़्यादा खोलें, ये भी 4 इंच से ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, सी हो सकता है। बैंडेज का प्रयोग करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? देना चाहिए घाव के आसपास की त्वचा नीली होने पर क्या संकेत होता है? रक्तस्राव रुक चुका है। और रक्त परिसंचरण में कमी या घटाव। और पट्टी बांधने से पहले क्या करना चाहिए? पट्टी बांधने हाथों को गंदा रखें, बिल्कुल भी नहीं। और पट्टी बांधने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें दस्ताने पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है पट्टी, ठीक है। तो क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने पूछा बैंडेज बहुत ढीला हो, रक्तस्राव पर नज़र रखें, केवल बड़ी पट्टियों का उपयोग करें। पट्टी बांधने से पहले क्या करना चाहिए? तो 25 में हमें ध्यान रखना है पट्टी बांधने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो पट्टी बांधने से पहले हमें आपको दस्ताने पहने, हाथों को साफ रखें, ठीक है। और वहीं बात करेंगे आप अब शॉक की, सदमे की। शॉक क्या होता है? तो जीवन को खतरे में डाल देने वाली यह स्थिति रक्त संचार प्रणाली के आसक्त हो जाने और शरीर के हृदय एवं मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। इस स्थिति में इन अंगों के स्थायी रूप से खराब होने से बचने और पीड़ित को मृत्यु से बचाने के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है सदमा में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो सदमे के कारण आपको ध्यान रखना है हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकता है। इस सदमे का सर्वाधिक सामान्य लक्षण रक्त की भारी कमी होना होता है। यदि 1.2 लीटर से अधिक रक्त, यह एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त मात्रा की लगभग 5वां भाग होता है, कम हो जाता है तो 1 लीटर से अधिक रक्त अगर कम हो जाता है तो सदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शरीर में रक्त की यह कमी बाह्य रक्तस्राव और या अंदरूनी रक्तस्राव के कारण आ सकती है। शरीर में अन्य द्रव्यों में कमी आने के परिणामस्वरूप भी सदमा लग सकता है, जिन स्थितियों में शारीरिक द्रव्यों की आपको ध्यान रखना है भारी क्षति होती है। उनमें शामिल हैं अतिसार, गंभीर रूप से जलना आदि, ठीक है। और हृदय जनित सदमा आपको ध्यान रखना, सदमे की स्थिति तब भी हो सकती है जब शरीर में रक्त की मात्रा पर्याप्त हो परंतु दिल उस रक्त को संपूर्ण रूप से संचार करने में असमर्थ हो। यह समस्या किसी गंभीर हृदय रोग होने पर, दिल का दौरा पड़ने पर या हृदय गति रुक जाने के कारण भी हो सकती है। अन्य तरह के सदमे होते हैं। सदमा के अन्य कारणों में भारी संक्रमण यानी सेप्टिक सदमा हो सकता है, कुछ हार्मोन्स की कमी हो सकती है, रक्त शर्करा का स्तर कम होना हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं इसे, मेटाबॉलिक सदमा हो सकता है, शरीर का तापमान कम होना हो सकता है, श्वसन तंत्र या फेफड़ों में चोट लगना हो सकता है, गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है और अधिक मात्रा में ड्रग ले लेना अथवा मेरुदंड में चोट लगना, ठीक है, ये शामिल हो सकते हैं। सदमे के लक्षण में आपको ध्यान रखना है नाड़ी की गति तीव्र हो सकती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और नाड़ी की गति तेज हो सकती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, ठंडी और पसीनेदार त्वचा हो सकती है। सदमा बढ़ने पर होने वाले लक्षण तेज हल्की सांस लेना आपको ध्यान रखना है और ठंडी चिपचिपी त्वचा आपको ध्यान रखना है और फिटूस पड़ना आपको ध्यान रखना, फिट्स पड़ना और बेहोशी, पेशाब कम आना या बिल्कुल नहीं आना। और वहीं आपको ध्यान रखना ओंठ और अंगुलियों के नाखून नीले पड़ जाना और जी मिचलाना और उल्टी होना, पीड़ित व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। और वहीं आपको ध्यान रखना है पीड़ित व्यक्ति बेचैनी महसूस कर सकता है, आक्रामक हो सकता है, पीड़ित व्यक्ति सीने में दर्द की शिकायत कर सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, जब पीड़ित व्यक्ति होश में हो तो उसे आश्वस्त करें। आपको सदमे का जो संभावित कारण जैसे भारी मात्रा में रक्तस्राव पता लगे उसका इलाज शुरू कर दें। पीड़ित व्यक्ति को एक कंबल पर पीठ के बल आराम से लिटाएं।
एक कंबल पर पीठ केवल आराम से लेटाएं। वहीं आपको ध्यान रखना तथापि सिर, सीने या पेट में चोट लगने के मामले में पीड़ित व्यक्ति का सिर थोड़ा सा नीचे करें और उसे करवट के बल लिटाएं। और वहीं उल्टी होने की स्थिति में पीड़ित को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में लिटाएं। वहीं आपका ध्यान रखना है आप पीड़ित की टांग को सहारा देकर उठा सकते हैं। यदि अस्थिभंग या मेरुदंड में चोट लगे होने की आशंका हो तो ऐसा ना करें। पीड़ित के तंग कपड़े ढीले कर दें और वहीं पीड़ित व्यक्ति के गीले कपड़े उतारकर और उसे एक कंबल या अन्य कोई चादर उड़ाकर उसके शरीर की गर्मी बनाए रखें, परंतु ध्यान रखें कि उसके शरीर का तापमान बहुत अधिक ना बढ़ जाए। गर्म पानी की बोतल या बहुत गर्म कपड़े कभी भी प्रयोग में ना लाएं। पीड़ित के शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए उसके शरीर के किसी भाग को रगड़े नहीं। सामान्य सिद्धांत यह है कि पीड़ित व्यक्ति को कभी भी कोई चीज़ खाने या पीने को ना दें, परंतु इसके महत्वपूर्ण अपवादों में शामिल है हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया, सदमा, मधुमेह के रोगी में रक्त शर्करा की बहुत कमी होना, डायरिया, दस्त और बुखार जिससे डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो जाना, या ताप या परिश्रांत एवं ताप आघात के मामले में, और केवल जब पीड़ित व्यक्ति चेतन अवस्था में हो। ज़्यादा चोट लगने की स्थिति में मुंह से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में उसका कोई बड़ा ऑपरेशन हो या रक्त चढ़ाना पड़े। पीड़ित व्यक्ति की चेतन अवस्था और श्वसन क्रिया पर नज़र रखें। और वहीं आपको ध्यान रखना है यदि पीड़ित व्यक्ति अचेत हो जाता है तो उसे स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में लेटाएं। यदि पीड़ित व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो CPR देना शुरू करें। वहीं आपको ध्यान रखना है पीड़ित को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा अस्पताल ले जाने की तत्काल व्यवस्था करें। पीड़ित व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करने के लिए आप अपने हाथ धोएं, अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो आप हाथ धोने के लिए राख का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र उपलब्ध हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है टेंडर वर्क्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंगछेदन यानी अम्प्यूटेशन, अंगछेदन यानी शरीर से किसी अंग का अलग हो जाना, ठीक है, कहलाता है। यदि घायल व्यक्ति और उसके कटे हुए अंग को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो कटे अंग यानी हाथ या पैर की कटी उंगलियों या अंगूठों को फिर से जोड़ा जाना संभव होता है। शरीर का कोई अंग कटकर अलग हो जाने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? घाव पर सीधा दबाव डालकर रक्तस्राव को नियंत्रित करें। घाव पर एक साफ सूती पट्टी बांधें और कटकर अलग हुए अंग को प्लास्टिक की साफ थैली में रखें। और वहीं यदि संभव हो तो कट कर अलग हुए अंग को बर्फ़ के एक डिब्बे में पैक करें। ध्यान रहे कि कट कर अलग हुए अंग को सीधे बर्फ़ में ना डालें। इस अंग को सदैव प्लास्टिक के एक साफ बैग में पैक करना चाहिए। कट कर अलग हुए अंग के ऊपर कोई द्रव या रोगाणु रोधक पदार्थ न डालें। इस पैकेज पर स्पष्ट अक्षरों में पीड़ित व्यक्ति का नाम और शरीर के अंग कटने का समय लिखें। पीड़ित व्यक्ति और कटकर अलग हुए उसके अंग को तुरंत निकट के अस्पताल ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करें। पीड़ित व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करने के बाद अपने हाथ धोएं। अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो आप हाथ धोने के लिए राख का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र उपलब्ध हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कट कर अलग हो गया है उसे हमेशा निकट के स्वास्थ्य केंद्र तुरंत ले जाएं। यदि कट कर अलग हुआ अंग मिल गया है तो उसे भी पीड़ित व्यक्ति के साथ ले जाना चाहिए। अब देखिएगा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे फिर हम। तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है। तो
तो सदमा क्या है? तो सदमा क्या है? तो आपसे पूछा गया है कि जो सदमा है, सदमा क्या है भाई साहब? तो सदमा आपको बताना है। तो सदमा क्या है? रक्त संचार प्रणाली का अस्थिर होना सदमा कहलाता है क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, रक्त संचार प्रणाली का अस्थिर होना। हाइपोवॉल्मिक शॉक का कारण क्या होता है? रक्त का अत्यधिक बहाव होना। रक्त अगर अत्यधिक बहाव करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, तो हाइपोवॉल्मिक शॉक कहलाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा ध्यान रखना है हृदय जनित सदमा में क्या समस्या होती है। तो जो हृदय जनित जो सदमा होता है उसमें क्या समस्या होती है, यहाँ से पूछा गया है। तो जो हृदय जनित सदमा होते हैं उसमें क्या समस्या होती है? तो आपको जैसे कार्डियोजेनिक शॉक भी कहते हैं। हृदय रक्त को शरीर में संचारित नहीं कर पाता, शरीर में रक्त की कमी होती है, रक्त का बहाव अत्यधिक होता है, शरीर का तापमान गिर जाता है। हृदय जनित सदमा में क्या समस्या होती है? तो हृदय रक्त को शरीर में संचारित नहीं कर पाता। हृदय रक्त को शरीर में संचारित नहीं कर पाता, उसे हृदय जनित सदमा कहते हैं। और ठीक है, और वहीं सदमे के लक्षणों में से कौन सा लक्षण नहीं है? नाड़ी की गति तेज़ होना, पसीने वाली त्वचा, चेहरा नीला होना, प्यास लगना। तो प्यास लगना आप कह सकते हैं एक तरह का, और चेहरा नीला होना ये आप बोल सकते हैं कि जो सदमा है उसका ठीक है लक्षण नहीं हो सकता। वहीं आपको ध्यान रखना है दूसरा आपको महत्वपूर्ण, सदमे के इलाज के दौरान पीड़ित व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए? सीधे लिटा देना चाहिए, करवट के बल लिटाना चाहिए, सिर ऊंचा करना चाहिए, पीठ के बल आराम से लिटाना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपको कटे हुए अंग को सुरक्षित रखने के लिए उसे किस में रखना चाहिए? तो बर्फ़ के डिब्बे में, एंटीसेप्टिक में, या फिर आपको क्या बताना है? ठीक है, बर्फ़ के डिब्बे में रख सकते हैं आप, हवा में, एंटीसेप्टिक में, नमक के पानी में। तो डिब्बे में कह सकते हैं आप। वहीं अंग छेदन यानी अंग का कटना में क्या किया जाना चाहिए? घाव पर दबाव डालकर रक्तस्राव को नियंत्रित करने, बिल्कुल सही है। कटा हुआ अंग बर्फ़ में डालें, बर्फ़ में सीधे ना डालें, प्लास्टिक के माध्यम से डालें। कटा अंग किसी एंटीसेप्टिक से साफ़ करें, पीड़ित को आराम दें। तो ए ही बिल्कुल ठीक आंसर लग रहा है इसका। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, तो सदमे के इलाज के दौरान पीड़ित व्यक्ति का तापमान बढ़ने पर क्या करना चाहिए? उसे गर्म कपड़े पहनना नहीं, बिल्कुल। उसे पानी से स्नान कराना, बिल्कुल भी नहीं। तापमान को नियंत्रित रखने का प्रयास करना चाहिए, उसे अधिक गर्म करना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। वहीं आपको ध्यान रखना, हाइपोग्लाइसीमिया शॉक में क्या होता है? ये शर्करा का स्तर कम होना होता है। तो ये कह सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में आपको ध्यान रखना है शर्करा का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए सदमे में पीड़ित को क्या नहीं देना चाहिए? गर्म पानी, ठंडा पानी, तरल पदार्थ या भोजन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अंग छेदन में कटा हुआ अंग किस पदार्थ में नहीं रखा जाना चाहिए? तो डायरेक्ट बर्फ़ में तो नहीं रखेंगे, तो बर्फ़ में तो रखेंगे तो सीधे बर्फ़ में नहीं रखेंगे। प्लास्टिक बैग में तो रख सकते हैं, बर्फ़ में भी रख सकते हैं, बर्फ़ में भी प्लास्टिक बैग के साथ, और साफ़ कपड़े में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे बर्फ़ में नहीं रखना चाहिए। और वहीं आपको ध्यान रखना, अंग छेदन के बाद पीड़ित को किस स्थिति में लिटाना चाहिए? पीठ के बल स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वहीं आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है हृदय जनित शॉक में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हृदय जनित अंग मस्तिष्क, किडनी, पेट, तो हृदय ही ज़्यादा प्रभावित रहता है इसमें। सदमे के दौरान पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की चिकित्सा नहीं दी जानी चाहिए? आपातकालीन चिकित्सा नहीं देनी चाहिए किसी व्यक्ति को, रक्त चढ़ाना चाहिए, खाना या पीना देना चाहिए, शारीरिक आराम, खाना और पीना जो है वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है सदमे की स्थिति में। इसी साथ साथ आपको ध्यान रखना है अंग छेदन के बाद क्या किया जाना चाहिए? कटा हुआ अंग शरीर के साथ जोड़ा जाए, कटा अंग अस्पताल के बाहर छोड़ दिया जाए, कटा अंग पानी में डाल दिया जाए, कटा अंग अस्पताल में भेजा जाए, ये बिल्कुल सही हो सकता है। वहीं आपको ध्यान रखना है हाइपोथर्मिया से जुड़े सदमे का क्या कारण हो सकता है? शरीर का तापमान बहुत कम, शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव,
होना और या हो सकता है आपका श्वसन तंत्र का काम न करना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। तो यानी आपको बताना शरीर का तापमान बहुत कम होना, हाइपोथर्मिया की कमी हो सकती है। वहीं अंग छेदन के बाद किसे प्राथमिक चिकित्सा में नहीं देना चाहिए? सीधा दबाव तो देना चाहिए, एंटीसेप्टिक नहीं देना चाहिए, नशे की दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, बर्फ़ तो आप नशे की दवाई कह सकते हैं इनकी कंपैरिजन में। वहीं आपको ध्यान रखना है सदमे के दौरान पीड़ित के कपड़े को क्या करना चाहिए? ढीला कर देना चाहिए, उन्हें ढीला करना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सदमे का इलाज करने के बाद हाथ धोने का क्या महत्व है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, संक्रमण से बचाव हो सकता है हाथ धोने का रीज़न, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हाइपोवॉल्मिक शॉक में शरीर में क्या कमी होती है? हाइपोवॉल्मिक में आपको ध्यान रखना है रक्त, पानी, वसा या ऑक्सीजन, तो रक्त की कमी हो जाती है हाइपोवॉल्मिक में, यह आपको ध्यान रखना शॉक में। अंग छेदन के बाद कटा अंग किसे ले जाना चाहिए अस्पताल में? और सदमे में नाड़ी की गति क्यों बढ़ती है? सदमे में नाड़ी की गति इसलिए बढ़ती है, नाड़ी की कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण या शरीर में तापमान बढ़ने के कारण। तापमान भी बढ़ सकता है श्वसन तंत्र की समस्या के कारण, हृदय की गति कम होने के कारण। ठीक है, तो बी हो सकता है इसमें। तो देखते हैं क्या लगाया है इन लोगों ने आंसर इसका। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो आंसर है, आपको ध्यान रखना है रक्त की कमी के कारण। रक्त की कमी के कारण उसकी नाड़ी की गति बढ़ सकती है। सदमे के दौरान पीड़ित को क्या नहीं करना चाहिए? ठंडा पानी पिलाना बिल्कुल नहीं, गर्म कपड़े पहनाना बिल्कुल नहीं, शरीर को रगड़ना बिल्कुल भी नहीं, पीड़ित को शांत रखना, शांत कर सकते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? शरीर को बिल्कुल नहीं रगड़ना, ठंडा पानी पिला सकते हैं, गर्म कपड़े पहना सकते हैं, ठंड की स्थिति में पीड़ित को शांत रख सकते हैं, लेकिन शरीर को रगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अंग छेदन के बाद अंग की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? अंग छेदन के बाद अंग की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। क्या किया जाना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना अंग को प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए। वहीं आपको ध्यान रखना है दम घुटना या अवरुद्ध होना,